गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका आकर्षण कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था सूक्ष्म जीव, ठीक है। उसमें मैंने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और ब्रायोफाइटा इनके बारे में आपको समझा दिया था, ठीक है। जिसमें आपको मैंने जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक और ब्रायोफाइट्स और शैवाल इनके बारे में बता दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा दो शब्दों से हुई है, टेरी और फाइटा। टेरी मीन्स फेदर, पंख, ठीक है, और फाइटा मीन्स पादप। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको फर्न, क्या कहते हैं इनको, इन्हें प्रमुख से फर्न कहा जाता है, ठीक है। फेदर, पंख, मतलब इनकी जो संरचना होती है वो पत्तियां जो होती है पिच्छ के प्रकार की होती है। पिच्छ जानते हो आप सभी, जैसे पंखों की तरह हमने पंख देखे हैं, जिसके दोनों तरफ जो है इस तरह संरचनाएं बनी हुई होती है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना जो होती है वो टेरिडोफाइट्स की होती है। दो शब्दों से, टेरी मीन्स फेदर, पंख, फाइटा मीन्स प्लांट्स, पादप, ठीक है। इन्हें पादप जगत का प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। पादप जगत का प्रथम स्थलीय पादप, प्रथम संवहनी पादप भी कहते हैं। क्यों? मैंने आपको ब्रायोफाइट्स में बताया था, ब्रायोफाइट जो है वो पादप जगत का उभयचर है। क्या है? उभयचर, अर्थात जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है वो पादप जगत का प्रथम स्थलीय पादप है। इसे प्रथम संवहनी पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन ऊतक जो है वो विकसित, या संवहन ऊतक का जो विकास है वो ब्रायोफाइट्स में ही होता है, लेकिन पूर्णतः विकास नहीं होता। संवहन ऊतक का पूर्णतः विकास तो नहीं होता, लेकिन इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम संवहनी पादप भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है। इन्हें पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो ब्रायोफाइट्स हैं वो पादप जगत के प्रथम स्थलीय पादप हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम संवहनी पादप भी कहते हैं, ठीक है। अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो स्थलीय आवासों में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्थलीय आवासों में होते हैं, अर्थात ये मोस्टली जो है पादप जो है वो स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है। पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में विविध होता है। पादप शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विविध होता है। अब देखिए, आप समझिए बात को। मैंने आपको उसने बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स जो है या शैवाल जो है उनका शरीर थैलोइड प्रकार का होता है, अर्थात थैलस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अर्थात उनमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं होता। लेकिन टेरिडोफाइट्स जो पादप हैं वो प्रथम जो पादप है, सबसे पहले जो पादप है उनमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन पाया जाता है। अर्थात उनकी संरचना कैसी होती है? थैलस प्रकार की नहीं होती, पूर्ण पादप की होती है, जिसमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन पाया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में जो है मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य पादप होगा, मुख्य पादप बीजाणुबद्ध होता है। मुख्य पादप बीजाणुबद्ध होता है, ठीक है। अर्थात इसकी संरचना होती है वो स्पोरोफाइट प्रकार की होती है। मेन पादप जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। केवल युग्मकोद्भिद संरचना जो है युग्मक बनते समय होती है। कब होती है? युग्मक बनते समय, अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वो युग्मक बनते समय होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जाइगोट बनने के बाद होता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, मैंने आपको बता दिया। इसमें जो है एगोनिक पीढ़ी में बता दिया आपको, केवल कहां पाई जाती है? युग्मक बनते समय, ठीक है। अर्थात इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसमें युग्मक बनते समय युग्मकों एगोनिक पीढ़ी और जाइगोट बनने के बाद द्विगुणित पीढ़ी का निर्माण होता है। तो मेन पादप जो होता है, मेन थैलस जो होता है वो बीजाणुबद्ध होता है, ठीक है। बीजाणु पादप में संवहन ऊतक, इनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जाइलम में जो है वो वाहिकाएं और फ्लोएम में जो है वो सह कोशिकाओं का अभाव होता है। जाइलम के अंदर तो वाहिकाएं एवं फ्लोएम के अंदर जो है वो सह कोशिकाओं का
अभाव पाया जाता है, अर्थात इसमें पूर्ण विकसित संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में विभिन्न प्रकार के रंभ पाए जाते हैं। अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रंभ स्टील। इसमें विभिन्न प्रकार के रंभ होते हैं। कौन कौन से? ठोस रंभ, नागरंभ और जागरंभ। ठोस रंभ, नागरंभ और जागरंभ प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, रंभ पाए जाते हैं। इसमें जो जनन होता है वो लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों प्रकार का पाया जाता है। जनन लैंगिक, अलैंगिक एवं कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु जो होते हैं वो इसके सम बीजाणु कैसे होते हैं? सम बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, विषम बीजाणु पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के इसमें बीजाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ सदस्यों में बीजाणु फलिकाएं भी पाई जाती हैं। कुछ सदस्यों में बीजाणु फलिकाएं भी पाई जाती हैं। जैसे मार्सिलिया वगैरह में जो है वो बीजाणु फलिकाएं भी उपस्थित होती है। ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। देखिए होता क्या, मैंने बताया था आपको, बीजाणु बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब होता है? बीजाणु बनते समय। तो बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? मियोसिस होता है आपका। ठीक है, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है वो इसमें बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो है आपके लक्षण जो है किसके हैं? टेरिडोफाइटा के हैं। युग्मकोद्भव संरचना जो होती है वो अल्पजीवी होती है, कम समय के लिए बनती है। केवल युग्मक बनते समय या बीजाणु बनते समय ही इसमें गैमेटोफाइट अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, जननांग जो होते हैं बहुकोशिक होते हैं। मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट में बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, इसमें भी कैसे होते हैं? जननांग बहुकोशिक पाए जाते हैं। ठीक है, नर युग्मक या पुंगणु जो होता है वो द्विकशाविक या बहुकशाविक होता है, जबकि मादा युग्मक होता है वो एकचल होता है। इसमें मादा युग्मक या मादा स्त्रीधानी जो होती है वो आपकी बहुकोशिकीय होती है, जिसमें ग्रीवा कोशिकाएं, ग्रीवानाल कोशिकाएं, अंडा कोशिका और अंड कोशिका, ये जो है इसका विभेदन इसमें पाया जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में जो होता है वो निषेचन के पश्चात उनका परिवर्तन होता है, और जो है टेरिडोफाइटा में मैंने आपको बताया था वो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो ये संरचना हुई आपके किसकी? टेरिडोफाइटा की। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, इसका निर्माण दो शब्दों से हुआ है, टेरी और फाइटा। टेरी मींस फेदर, पंख, और प्लांट, फाइटा मींस प्लांट, पादप। अर्थात इन्हें हम फर्न के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फर्न के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था इन्हें पादप जगत का प्रथम स्थलीय पादप भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्रथम स्थलीय पादप है। इन्हें प्रथम सम्मेनी पादप भी कहते हैं। इन्हें पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली स्थलीय पादप स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। शरीर जो है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। ठीक है, इसमें मुख्य पादप जो होता है वो बीजाणु होता है। ठीक है, इसमें केवल युग्मक बनते समय या बीजाणु बनते समय ही क्या पाई जाती है? अगुणित अवस्था पाई जाती है। मैंने आपको बताया था इनमें जनन जो है लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन केवल बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है वो विषम युग्मकीय या विषम बीजाणु को दोनों प्रकार पाया जाता है। मैंने आपको बताया था इसमें संवहन ऊतक, प्रथम संवहनी पादप है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फिलम उपस्थित होते हैं, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होते, क्योंकि इसमें जाइलम में वाहिकाएं और फिलम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, इसमें निषेचन के ऊपर उनका परिवर्तन होता है। इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका टेरिडोफाइट्स। ठीक है भाई, ये हमारा सामान्य जानकारी इसके बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दी। पूरे हमारे जो हमको क्या पढ़ना है बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स में पढ़ने हैं, कौन से प्लांट्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम हमारे सिलेबस पर आते हैं। पहला टॉपिक है इसमें वायरस। पहला टॉपिक है वायरस। अब देखिए, मैं पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। वायरस क्या होते हैं, वायरस की संरचना कैसी होती है, ये मैंने आपको बताया है। वायरस क्या करते हैं ये मैंने आपको बताया। एक बार फिर सुन लीजिए आप। वायरस की खोज एक साइंटिस्ट थे, डीजे इवोल्स्की। डीजे इवोल्स्की
इन्होंने क्या किया, तंबाकू के पादप में, तंबाकू की पत्ती में जो है वो वायरस की खोज की और इन्हें तंबाकू का मोजेक वायरस नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले डीजे वोल्स्की। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे डी एलेरी, एक साइंटिस्ट थे डी एलेरी, इन्होंने इन्हें जीवाणु भोजी नाम दिया, जीवाणु भोजी नाम दिया। ठीक है, वायरस का अर्थ होता है विष, वायरस का अर्थ होता है विष अर्थात जहर। ठीक है, अर्थात ये क्या रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, अर्थात इनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है। ये जो होते हैं वो कणकीय संरचनाएं होती हैं, कणकीय संरचनाएं होती हैं, अर्थात कण के रूप में पाई जाती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं, अति सूक्ष्म। ठीक है, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। अधिकांश जीवाणु वायरसों को इन्हें क्या नहीं कर सकते, वायरसों को जीवाणु फिल्टरों द्वारा, जीवाणु फिल्टरों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें जीवाणु फिल्टरों द्वारा क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं किया जा सकते। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। अब आपको बता दूं मैं, अर्थात जो जीवाणु होता है वो विशिष्ट प्रकार के परपोषी को ही संक्रमित करने की क्षमता रखता है, विशिष्ट प्रकार के परपोषी को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अर्थात ये जो है वायरस जो है वो विशेष प्रकार के परपोषी को ही संक्रमित करता है। ठीक है, वायरस जो है मैं आपको बता दूं संवर्धन माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता, वायरस को संवर्धित या संवर्धन माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात इन्हें संवर्धन माध्यम पर संवर्धित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जो है वो सजीव कोशिका से बाहर निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं और कोशिका के अंदर जो है वो सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें जो है कोशिका के बाहर गुणन, जनन, उत्सर्जन कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। जब तक इनको इनका विशिष्ट परपोषी नहीं मिलता ये निर्जीव अवस्था में होते हैं, अर्थात ये जो है कोशिका से बाहर निर्जीव होते हैं। अर्थात जीवाणु जो है वो क्या होता है, सजीव और निर्जीव जो है दोनों प्रकार की क्षमता रखता है। ठीक है, अब देखिए निर्जीव कैसे हैं ये, इनकी कोई, देखिए अब दो चीजें कि निर्जीव कैसे कह सकते हैं, तो देखिए जी कैसे वायरस निर्जीव है, कैसे निर्जीव है, निर्जीव के क्या लक्षण है। ठीक है, नंबर 1, इनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती, कोशिकीय संरचना नहीं होती, अर्थात इसमें जो है वो कोई कोशिका तरफ कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, इनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। ठीक है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, इनमें केवल न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल जो है आरएनए अथवा डीएनए होता है, अर्थात आरएनए और डीएनए में से कोई एक, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इनमें श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, इनमें श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, अर्थात में श्वसन और उत्सर्जन नहीं पाया जाता। ये तो हुए निर्जीव के लक्षण इसके। अब सजीव कैसे कह सकते हैं भाई, ये सजीव क्यों है, सजीव क्यों है, तो देखिए परपोषी के अंदर जो है ये क्या करते हैं, गुणन की क्षमता रखते हैं। इसके अंदर परपोषी के अंदर मैंने अभी बताया था आपको कि परपोषी से बाहर निर्जीव और परपोषी के अंदर सजीव की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात परपोषी कोशिका के अंदर गुणन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, समझिए बात को, परपोषी कोशिका के अंदर, बाहर नहीं, अंदर गुणन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है, प्रत्येक वायरस क्या है, संक्रमण की क्षमता पाई जाती है। अब आप समझिए बात को, अभी अभी चल रहा है कोरोना वायरस, क्या है
कोरोना वायरस, अर्थात वायरस जो है वो संक्रमण की क्षमता रखता है, जीवित तो नहीं होता कोशिका के बाहर लेकिन संक्रमण क्षमता रखता है। अब देखिए ये जो वायरस है वो एविकली परजीवी है, जब तक इसको मानव जो है नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक इसको मानव नहीं मिलेगा ये रोग जो है, अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं बहुत जगह भाई पशु के द्वारा फैल रहा है, लेकिन मोस्टली ये जो है मानव के द्वारा ही फैलेगा, ठीक है, मानव से ही फैलेगा, मानव कोशिका में परिपूर्ण करेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये कैसे जो है एविकल परजीवी होते हैं। संक्रमण हम सभी देख रहे हैं, कोरोना से कितने सारे लोग मर रहे हैं, तो इनमें जो है वो संक्रमण की क्षमता पाई जाती है, इसलिए क्या है ये सजीव है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो पाया जाता है, आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों में से कोई एक पाया जाता है। ये एविकल परजीवी होते हैं, इन्हें केवल मैं बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। इनमें स्वयं का एंजाइमी तंत्र नहीं पाया जाता, देखिए इनमें स्वयं का एंजाइमी तंत्र नहीं पाया जाता। अब ये क्या करते हैं, जिस भी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, उस कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं को बंद करके वहां पर खुद का गुणन जो है वो करते हैं और खुद के गुणन के द्वारा उस कोशिका को धीरे धीरे करके नष्ट कर देते हैं और वहां पर जो है जीवाणु भोजी या फिर ऐसे कह सकते हैं वायरस कणों का निर्माण करते हैं। और वायरस कणों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, ये जो है इनमें इनका ये जो इनकी संरचना जो होती है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी संरचना होती है। मैं अभी बताऊंगा आपको वायरस की संरचना आएगी जब, ठीक है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण किया। एक साइंटिस्ट थे फिशर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे फिशर, फिशर ने क्या किया, इन्हें 4 वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में बांटा। नंबर एक है आपका वनस्पति वायरस अर्थात पादप वायरस, क्या कह सकते हैं, पादप वायरस। नंबर 1 है पादप वायरस। नंबर दूसरा है इन्होंने स्तनधारी वायरस, स्तनधारी वायरस अर्थात स्तनधारियों में जीवों में रोग उत्पन्न करना, ठीक है। तीसरा है कीट वायरस, कीट वायरस। चौथा है आपका कौन सा, जीवाणु वायरस। इन्होंने 4 वर्गों में बांटा। जो पादपों में रोग उत्पन्न करता है उसे पादप वायरस दे दिया, जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, जीवों में रोग उत्पन्न करता है, स्तनधारियों में उसको स्तनधारी वायरस नाम दे दिया, जो कीटों में रोग उत्पन्न करता है कीट वायरस नाम दे दिया, और जो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है उसे जीवाणु वायरस नाम दे दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि वायरस जो है वो अविकल्पी परजीवी होता है, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए लॉफ, हॉर्नी और टर्नियर। 3 साइंटिस्ट थे, लॉफ, हॉर्नी और टर्नियर। लॉफ, हॉर्नी एवं टर्नियर। इन्हें LHT भी कहते हैं। L मींस लॉफ, H मींस हॉर्नी और T मींस टर्नियर। इन्हें LHT वर्गीकरण भी कहते हैं। ये इन्होंने वर्गीकरण दिया, इन्होंने वायरस को नाम दिया वायरा। वायरा जगत को इन्होंने जो है वो 2 भागों में बांटा, 2 क्लासों के अंदर बांटा, ठीक है। 2 एक तो डीऑक्सी वायरा, एक राइबो वायरा। डीऑक्सी वायरा और राइबो वायरा, ठीक है। अर्थात जिसमें डीएनए पाया जाता है उसे डीऑक्सी राइबो वायरा और जिसमें आरएनए पाया जाता है उसे राइबो वायरा का नाम दिया, ठीक है। अब इन्होंने इसको डीऑक्सी वायरा को 2 क्लासों के अंदर बांटा, 3 क्लासों में। कितनी क्लासों में बांटा इसको, 3 क्लासों में बांटा, 3 क्लासों के अंदर इसको बांटा। क्लास डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी वायरला। डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी वायरला। इन्होंने इसे जो है वो कितने भागों में बांटा, 3 क्लासों के अंदर बांट दिया, ठीक है। फिर इस क्लास में इन्होंने एक ऑर्डर में बांटा और ऑर्डर है आपका कीटोवायरस। एक ऑर्डर है कीटोवायरस, ठीक है। एक ऑर्डर बांटा कीटोवायरस। इसको डीऑक्सी क्यूबिका को 2 ऑर्डरों में बांटा। कितने ऑर्डरों में बांटा, 2 ऑर्डरों में, ठीक है। हैप्लोवायरस और पेप्लोवायरस, हैप्लोवायरस
और पेप्लोवायरेंस, हेप्लोवायरेंस और पेप्लोवायरेंस, ठीक है। और डीएक्सी वायरला जो है उसको भी एक ऑर्डर में बांटा, वो है आपका यूरोवायरेंस, यूरोवायरेंस, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, इन्होंने वायरा को दो भागों में बांटा, डीऑक्सी वायरा, राइबो वायरा, जिसमें डीएनए पाया जाता है डीऑक्सी वायरा, जिसमें आरएनए पाया जाता है वो राइबो वायरा, ठीक है। इन्होंने इसको दो तीन क्लास के अंदर बांटा, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी वायरला, ठीक है। डीऑक्सी हेलिका को एक ऑर्डर में बांटा, कीटोवायरेंस, डीऑक्सी क्यूबिका को दो में हेप्लोवायरेंस और पेप्लोवायरेंस, और डीएक्सी वायरला को यूरोवायरेंस के अंतर्गत बांटा। इसी प्रकार राइबो वायरला को उन्होंने दो क्लासों में बांटा, कौन कौन सी, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, राइबो हेलिका, राइबो क्यूबिका, ठीक है। इन्होंने इसको राइबो हेलिका को दो ऑर्डर में बांटा, कौन से दो ऑर्डर हैं, एक तो है रेप्डोवायरस, एक सेगोवायरस, एक है रेप्डोवायरस, एक है सेगोवायरस, एक तो रेप्डोवायरस है, सेगोवायरस, ठीक है। इसी प्रकार राइबो वायरस को उन्होंने दो ऑर्डर में बांटा, जिम्नोवायरस और टोगोवायरस, जिम्नोवायरस और टोगोवायरस। इस प्रकार से लॉ-फोर्नी और टर्नियर ने इस वायरस का जो है वर्गीकरण दिया, जिन्हें हम दो वर्गों में बांटा, डीऑक्सी वायरा और राइबो वायरा, जिसमें डीएनए वो डीऑक्सी, जिसमें आरएनए वो राइबो वायरा, ठीक है। इन्होंने डीऑक्सी वायरा को तीन क्लास में बांटा, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी वायरला, ठीक है। डीऑक्सी हेलिका को एक ऑर्डर कीटोवायरेंस में, डीऑक्सी क्यूबिका को दो ऑर्डर हेप्रोवायरस और पेप्रोवायरेंस में, डीऑक्सी वायरला को एक ऑर्डर यूरोवायरस में बांटा। उसके बाद राइबो वायरला को उन्होंने दो क्लास में बांटा, राइबो हेलिका, राइबो क्यूबिका, ठीक है। राइबो हेलिका को दो ऑर्डर में बांटा, रेप्डोवायरस और सेगोवायरस। ऐसे ही राइबो क्यूबिका को दो ऑर्डर में बांटा, जिम्नोवायरस और टोगोवायरस, ठीक है। ये वर्गीकरण हमें कल याद करना है, हमें एक बार फिर इसको रिपीट करना है, लिखना है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम वायरस की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप ढंग से एक बार पढ़ें और उसके बाद जो नहीं आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।